इस सीरीज के पिछले एपिसोड में हमने देखा सैम रुओ को अपने ऊपर गिरा देता है, जिसके बाद वो उसे कहता है तुम शर्त हार चुके हो तो अब तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। इस सिचुएशन को देखकर बेचारी रुओ क्या ही करती, अब वो शर्माने लगती है। सैम रुओ से कहता है अब क्योंकि तुम शर्त हार चुकी हो तो तुम्हें मुझे मसाज देनी होगी। मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, मैं पूरे दिन बिजी था और मेरी पूरी बॉडी पे काफी ज्यादा दर्द भी हो रहा है, तो क्या तुम मुझे एक मसाज दे सकती हो। रूह अपने शर्ट को निकालते हुए सैम से पूछती है कि क्या उसे मसाज उसे यहीं पर देनी है या फिर बेडरूम में। सैम उसे कहता है कि यहाँ पर कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है तो चलो बेडरूम में चलते हैं। ये कहकर अब वो दोनों बेडरूम में चले जाते हैं। कुछ समय बाद वहाँ पर यिंग आती है। यिंग देखती है कि सैम एंड रूह ड्राइंग रूम में तो नहीं है, इसीलिए वो उन्हें ढूंढने लगती है। तभी यिंग को अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। इन आवाजों को सुनकर यिंग बेडरूम की ओर जाती है एंड वहाँ पर उसे सैम एंड रूहो दिखते हैं। सैम एंड रूहो को वहाँ पर देखकर यिंग पहले तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है आप लोगों की तरह। यिंग अपने मन के अंदर कहती है रूहो सैम को एक मसाज दे रही है, आखिर रूहो जैसी औरत सैम को इस तरीके से ट्रीट कैसे कर सकती है। यिंग हैरान इसीलिए होती है क्योंकि पहले जो उसने रूहो के बारे में सुना था कि वो कितनी ज्यादा सुपीरियर एंड डोमिनेटिंग है, लेकिन अभी इस सिचुएशन को देखकर यिंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अब रूहो एंड सैम भी यिंग की तरफ देखते हैं। सैम बहुत ज्यादा चिल होकर यिंग से कहता है ओह तो तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, तुम थोड़ी देर तक रेस्ट कर लो। रूहो मुझे अभी मसाज दे रही है, उसका काम भी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से यिंग अपना दिमाग चलाना शुरू करती है। यिंग काफी ज्यादा सोचने लगती है। यिंग अपने मन के अंदर कहती है रूहो को इस चीज की चिंता नहीं है कि मैंने उसे सैम के साथ देखा, इसका मतलब ये हो सकता है कि रूहो और मैं बिल्कुल सेम है, हम दोनों के साथ ही सैम सेम तरीके से बिहेव और ट्रीट करता हो। अगर ऐसी बात है तो मैं और रूहो ट्रू एलाइज हैं, बिल्कुल पक्के दोस्त। सैम रूहो को भी कंट्रोल कर सकता है, जितना मैंने सोचा था सैम उससे भी ज्यादा पावरफुल है। यिंग ये सब सोचने के बाद अब सीधा बेड पे हॉप इन करती है एंड रूहो से कहती है कि वो भी सैम को मसाज देने में उसकी मदद करना चाहती है। ये सुनकर रूह हैरान हो जाती है। अब सैम को रूह एंड यिंग दोनों मिलकर मसाज देना शुरू करते हैं। ये देखकर अब रूह भी हैरान हो जाती है, क्योंकि इन दोनों को ये पूरी बात नहीं पता होती, तो सैम जैसा मर्जी वैसा इनके साथ कर रहा होता है। रूह को विश्वास नहीं हो रहा होता कि यिंग उसकी मसाज करने में मदद कर रही है, क्योंकि टेक्निकली रूह को लगता है कि सैम एंड यिंग दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है एंड वो दोनों रिलेशनशिप में है। लेकिन इसके बावजूद भी जब यिंग ने रूह को सैम को मसाज देते हुए देखा तो उसने कुछ नहीं किया, बल्कि उसने मसाज देने में रूहो की मदद की, और तो और उसने रूहो को अपनी बहन भी बुलाया। रूहो को पहले लगता है कि जरूर यिंग को कोई प्रॉब्लम होगी, जैसे कि कोई मेंटल प्रॉब्लम, जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेव कर रही है। लेकिन फिर रूहो सोचने लगती है कि यिंग इतनी ज्यादा परफेक्ट है, सभी लोग उसको परफेक्ट कहते हैं। अगर सच में यिंग को कोई प्रॉब्लम होती तो अफवाहों में उसे परफेक्ट नहीं कहा जाता। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर सेल्फ कंट्रोल है वो ही सिर्फ अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस शो कर सकता है। रूह अब अपने मन के अंदर सैम से क्वेश्चन करने लगती है कि उसने यिंग के साथ ऐसा क्या किया जिससे कि यिंग उसे नॉट सेंसिबल लव कर रही है। रूह को इतना ज्यादा सोचता हुआ देखकर अब यिंग उससे पूछती है कि वो क्या सोच रही है। अब मसाज के दौरान सैम यिंग को उसकी मेडिसिन लेने के लिए कहता है। सैम के ये कहते ही यिंग तुरंत उसकी बात को मान लेती है एंड वो जल्दी से अब डाउन स्टेयर्स यानी कि नीचे की ओर जाने लगती है। यिंग को इतनी ज्यादा तेजी से रिएक्ट करता देख रूह भी शॉक्ड होती है। रूह को लगता है कि आखिर इस लड़की के साथ क्या प्रॉब्लम है, आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से यिंग ऐसा एक्ट कर रही है। यिंग के नीचे जाते ही अब रूह सैम से क्वेश्चन करने लगती है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। सैम मसाज के मजे लेने के बाद अपने बेड पर बैठता है एंड रूह से कहता है क्यों ना तो मुझे $1 बिलियन दो और तब मैं तुम्हें सारा सच बताऊं। सैम को मजाक करता देख रूह उसे कहती है अब और ज्यादा मजाक मत करो, मैं काफी ज्यादा लेजी हूँ तुम लोगों से ये पूछने के लिए कि तुम दोनों आखिर प्यार में कैसे पड़े। सच कहूँ तो सो फैमिली जो है वो तुम्हारे यिंग के रिलेशनशिप की वजह से तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सैम रूह से कहता है पहले वो मुझे इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जब यिंग मेरे साथ अपने घर से भागकर आई है तो उन्होंने मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। रूह सैम से पूछती है कि अब वो क्या करने वाला है, क्या वो सू फैमिली में शादी करने वाला है। सैम अपने कपड़े पहनते हुए रूह से कहता है क्या मैं तुम्हें एक ऐसा आदमी दिखता हूँ जो कि किसी फैमिली में शादी कर ले।
सच में सैम बहुत ज़्यादा प्लेबॉय किस्म का आदमी है। अब रुओ सैम से कहती है, तो क्या तुम ब्रेकअप करने वाले हो? अगर तुम ब्रेकअप कर भी लेते हो तब भी सू फैमिली तुम्हें इतने आसानी से तो नहीं जाने देगी। सैम अपने कपड़े पहन लेता है, जिसके बाद वो मुस्कुराते हुए रुओ से कहता है, आखिर ब्रेकअप करने की क्या ज़रूरत है जब हम सू फैमिली की सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। ये सुनकर रुओ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है एंड अब वो सैम से पूछती है, सू फैमिली की सिचुएशन को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? क्या तुम भूल चुके हो कि तुम अभी मेरे बॉयफ्रेंड हो? सैम अब अपनी पैंट पहनते हुए रुओ से कहता है, यही चीज़ मैंने तुम्हें कही थी कि हम अभी करंट सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। रुओ, जिसके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा सवाल होते हैं, वो सैम से पूछती है कि आखिर वो क्या कह रहा है। सू फैमिली जो है उसे रुओ एंड सैम के रिलेशनशिप के बारे में अभी तक नहीं पता है, इसीलिए सिर्फ वो ही उसकी सिचुएशन में मदद कर सकती है। रुओ की बात सुनकर सैम उसे कहता है, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो। अब रुओ सैम से कहती है, अब क्योंकि हम सभी लोग एक सेम ही नाव में बैठे हुए हैं, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यिंग तुम्हारे साथ भागकर क्यों आई? सैम अब असलियत बताना शुरू करता है। वो रुओ से कहता है, यिंग जो है वो पिछले 20 सालों से एक पपेट की तरह एक्ट कर रही है, लेकिन वो अपनी जिंदगी को अपने मुताबिक जीना चाहती है, इसीलिए मैं उसकी इस काम को करने में मदद कर रहा हूँ। सैम के इतने कहने के बाद उसे कॉल आ जाता है। ये कॉल यिंग का होता है। यिंग फोन पे सैम को बताती है कि उसकी मॉम जो है वो वहाँ पर आ चुकी है, अब उन्हें क्या करना चाहिए। यिंग काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई होती है। सैम यिंग से कहता है, कोई बात नहीं, हम लोग अभी नीचे आएंगे और तब हम सिचुएशन को हैंडल करेंगे। सैम इतना कहकर फ़ोन काट देता है, जिसके बाद सैम रुओ से कहता है, सो फैमिली हमें ढूंढते हुए यहाँ तक आ चुकी है, चलो अब नीचे चलते हैं। रुओ सैम से कहती है, वो तो ठीक है, लेकिन उससे पहले मेरा एक और सवाल है, क्या तुम्हें सच में ये चीज़ पता थी कि सू फैमिली इसी टाइम पर आएगी और इसीलिए तुमने मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा? सैम ये सुनकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है? रुओ बेचारी क्या ही कहती। रुओ को समझ में नहीं आ रहा होता कि सैम आखिर क्या कर रहा है। रुओ कहती है कि उसे अच्छा फील नहीं हो रहा है। ये सुनकर सैम उससे पूछता है कि आखिर क्या बात है। रुओ सैम को कहती है, मुझे समझ में आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम सभी लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हो और दूसरों की फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो। सैम ये सुनकर कहता है, इस चीज़ को इतनी बुरी तरीके से मत कहो, ये सच में एक कोइंसिडेंस की बात थी कि तुम और सू फैमिली सेम टाइम पर यहाँ पर हो। ऐसा नहीं है कि मैं मैनिपुलेट करके इन चीज़ों को करवा रहा हूँ। रुओ, जो कि काफ़ी ज़्यादा सोच रही होती है, वो सैम से कहती है, इस चीज़ में मैं तुम्हारी गलती तो नहीं निकालूंगी, लेकिन मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। सैम रुओ की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जिसके बाद वो उसे कहता है, तुम्हारे वर्ड्स जो हैं उन्हें सुनकर ऐसा लग रहा है कि तुम बच्चों की तरह बात कर रही हो। रुओ अपना हाथ आगे बढ़ाती है, जिसके बाद सैम उसे कहता है, तुम ये सब छोड़ो, पहले हम दोनों खुद को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड दिखाते हैं सू फैमिली के सामने, चलो अब चलते हैं। सैम इतना कहकर रुओ के साथ हैंडशेक करता है। कुछ समय बाद सैम एंड रुओ दोनों मिलकर नीचे आ जाते हैं। उनके नीचे आते ही यिंग के बॉडीगार्ड्स सैम एंड रुओ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस करने लगते हैं कि आखिर यिंग कहाँ पर है और जल्दी से यिंग को उन्हें लौटा दिया जाए। अब यहाँ से मज़ा शुरू होता है। रुओ, जो कि अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाती है, वो उन सभी बॉडीगार्ड से कहती है, तुम सभी लोग सू फैमिली से हो और तुम यहाँ पर मुझे ढूंढकर मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, है ना? रुओ के ये कहते ही मानो कि वो बॉडीगार्ड्स की हवा पतली हो जाती है एंड वो बॉडीगार्ड्स रुओ से कहते हैं कि उसे ज़रूर गलती हुई होगी। वो यहाँ पर रुओ को ढूंढने के लिए नहीं बल्कि सैम को ढूंढने के लिए आए थे, जिसने कि उनकी यंग लेडी सू क्विंग यिंग को किडनैप किया। रुओ इस बात को सुनकर अकड़ कर कहती है कि सैम उसका बॉयफ्रेंड है एंड आखिर वो दूसरी औरत को किडनैप करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। ये सुनकर यिंग के बॉडीगार्ड्स चुप हो जाते हैं। अब तभी पीछे से दौड़कर यिंग आती है एंड वो भी हंगामा क्रिएट कर देती है, ये कहकर कि किसने कहा कि वो किडनैप हुई थी। यिंग के बॉडीगार्ड्स उसे वहां पर देखकर हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद वो उसे बताते हैं कि उसकी मॉम ने उनसे ये सब करने के लिए कहा था। यिंग अपने बॉडीगार्ड से कहती है कि उसकी मदर का नाम बार बार यूज करके वो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता है, क्योंकि यिंग एंड उसके मॉम के बीच की प्रॉब्लम उसके बॉडीगार्ड से रिलेटेड नहीं है। यिंग को ये सब कहता हुआ देखकर यिंग की मॉम अब अपनी गाड़ी से नीचे उतरती हैं एंड यिंग से कहती हैं कि बकवास करना बंद करो। यिंग की मदर को देखकर रुओ पहले यिंग की मदर को ग्रीट करती हैं एंड सामने से यिंग की मदर भी रुओ को ग्रीट करती हैं। मैडम सू, जो कि यिंग की मदर होती हैं, वो सैम के पास जाती हैं और उसके साथ हैंडशेक करते हुए कहती हैं, सैम तुम सैम हो, है ना? तुम सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड
और इम्प्रेसिव हो जैसा कि लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं। मिस ली का टेस्ट सच में काफी ज्यादा बढ़िया है। मैडम सू को ये सब कहता देख रुओ मैडम सू से कहती है, आप सच में काफी ज्यादा काइंड है ये कहने के लिए। मैडम सू अब सभी से कहते हैं, ये जगह बात करने के लिए ठीक नहीं है, क्या हम कोई दूसरी जगह पर जाकर इस चीज के बारे में ठीक से बात कर सकते हैं? आप लोगों को इस चीज के बारे में क्या लगता है? रुओ ये सुनकर कहती है, क्यों नहीं, मुझे ये चीज पसंद आई, मुझे भी मैडम सू के साथ इस चीज के बारे में ठीक से बात करनी है। इतना कहने के बाद अब मैडम सू यिंग को घूरने लगती हैं एंड सैम इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा होता है। बेचारी यिंग अपनी मदर से काफी ज्यादा डर रही होती है। कुछ समय बाद ये चारों लोग सू फैमिली इंडस्ट्री के जिन फूड टी हाउस में पहुंचते हैं, जहां पर पहुंचने के बाद मैडम सू रुओ से कहती है, मिस ली आखिर आप मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे थे? क्या आपको नहीं लगता कि बिना बताए मेरी डॉटर को अपने साथ ले जाना गलत है? यहाँ तक कि आप मेरी डॉटर को अपने साथ लेकर नहीं आए, आपके बॉयफ्रेंड ने इस चीज़ को किया। क्या आपको नहीं लगता कि सैम का बिहेवियर जो है वो लॉस को वॉयलेट कर रहा है? शायद से मुझे इस चीज़ के बारे में अपने लॉयर से भी बात करनी चाहिए। ये सुनकर रुओ मुस्कुराते हुए सिचुएशन को हैंडल करती है एंड कहती है, सच कहूँ तो असलियत में मुझे यिंग से मिलना था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मुझे अपने बॉयफ्रेंड से कहकर इस चीज़ को करवाना पड़ा और तब जाकर यिंग से मिलना पड़ा। इस बात को सुनकर मैडम सू यिंग की तरफ देखने लगती हैं एंड कहती हैं, ओह अगर ऐसी बात है तो सैम फोर्सफुली मेरी डॉटर को अपने साथ लेकर क्यों आया? बेचारी यिंग अभी भी अपनी मदर की सभी बातों से घबरा रही होती है, उसकी हालत काफी ज्यादा टाइट होती है। दूसरी तरफ से रुओ मैडम सू से कहती है, यिंग जो है वो ऑलरेडी 27 साल की हो चुकी है, इसीलिए इस चीज का तो सवाल ही नहीं उठता कि कोई फोर्सफुली उसे अपने साथ लेकर जाए और वो इस चीज के लिए मना भी ना करे। मैडम सू क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको हमारे मीटिंग के रीजन के बारे में ज्यादा क्यूरियस होना चाहिए? मैडम सू अब रुओ से पूछती है कि मीटिंग के पीछे का क्या कारण है, जिसके बाद रुओ अपनी जगह से खड़ी होती है एंड मैडम सू से कहती है, मैडम सू क्विंगिंग जो है वो एक जिंदा व्यक्ति की तरह बिल्कुल भी नहीं है। यिंग को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो एक पपेट है जिसे कि बहुत ज्यादा ध्यान और बारीकी से बनाया गया है। एक ऐसी पपेट जो कि इस चीज को भी डिसाइड ना कर सके कि उसे कितना खाना चाहिए। रूह अब यिंग के पास जाती है, उसके कंधे पर हाथ रखती है एंड उसे सहानुभूति देते हुए कहती है, यिंग काफी समय से मुझसे जलती हुई आ रही है और वो मेरी तरह बनने की कोशिश कर रही थी। ये बात सुनकर जितने हैरान आप हुए होंगे उतने ही हैरान मैडम सू होती हैं, जिसके बाद वो हैरानी के साथ रूहो से पूछती हैं, आखिर आप ये क्या कह रही हैं रूहो? रूहो अब यिंग के कंधे से हाथ हटाती हैं एंड मैडम सू से कहती हैं, यिंग जो है वो मुझसे मिलना चाहती थी। यिंग को उम्मीद थी कि मैं उसकी किसी तरह मदद कर सकूं, लेकिन आखिर मैं उसकी मदद कैसे कर पाती? रूहो अब कुछ मेडिसिन को बाहर निकालती है एंड मैडम सू को उन्हें दिखाते हुए कहती है, मैडम सू क्या आपको पता है कि ये क्या चीजें हैं? ये वो मेडिसिन है जिसे कि मैं लेती हुई आ रही हूँ और इस बार यिंग मेरे लिए इन मेडिसिन को खरीद के आई। ये सुनकर मैडम सू घबराते हुए कहती हैं, यिंग इस मेडिसिन को खरीद कर लेकर आई, लेकिन इसके बारे में इतनी बड़ी चीज क्या है? रूहो काफी अच्छी तरीके से मैनिपुलेट करते हुए मैडम सू से कहती है, पॉइंट मेडिसिन के बारे में नहीं है, पॉइंट ये है कि यिंग ने जब इस मेडिसिन को खरीदा मेरे लिए तो उसे जो खुशी फील हुई वो काफी ज्यादा थी। यिंग ने पहले कभी भी खुद से मेडिसिन नहीं खरीदी थी, उसके लिए अकेले बाहर जाकर मेडिसिन को खरीदना एक ऐसी चीज है जो कि काफी ज्यादा एक्साइटिंग है, और वो भी 27 साल के होने के बाद भी। मैडम सू क्या आपको नहीं लगता कि इस चीज में कुछ न कुछ गलत है? यिंग अपना सर झुका लेती है। यिंग को पता होता है कि रूहो ये सारी बातें बना कर बोल रही है ताकि वो इस केस को अच्छी तरीके से हैंडल कर सके। सैम को भी इस चीज के बारे में पता होता है, इसीलिए वो अपने मन के अंदर रूहो की काफी ज्यादा तारीफ करता है उसकी लॉजिकल रीजनिंग के लिए। रूहो यहीं तक शांत नहीं होती, वो मैडम सू से कहती है, मैडम सू क्विंगिंग जो है वो काफी ज्यादा अपसेट है, क्या आपको समझ नहीं आता? जब आज मैं और सैम यिंग से मिले तो हमने देखा कि यिंग बस खुद से बाहर एक बार जाकर मेडिसिन खरीद कर लेकर आना चाहती थी ताकि वो ये देख सके कि बाहर की दुनिया कैसी होती है। चलो इस बार तो हम उसके साथ थे तो वो ऐसा कर पाई, लेकिन अगली बार का क्या? जब वो अकेली होगी तो वो इस चीज के बारे में किससे कह पाएगी? क्या आपको चिंता नहीं है मैडम सू कि अगली बार यिंग खुद को कुछ कर ना ले? रूहो के ये कहने के बाद पूरा रूम पूरे 3 मिनट तक शांत हो जाता है, जिसके बाद मैडम सू ये देखते हुए कि रूहो एंड सैम सिर्फ उसकी बेटी की चिंता कर रहे थे, मुस्कुराते हुए कहती हैं, तो आप ये कह रही हैं कि मुझे आपको शुक्रिया कहना चाहिए मिस ली? रूहो कहती है, यिंग जो है वो मेरी दोस्त है, इसीलिए आपको मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। सैम ये सुनकर मुस्कुरा देता है क्योंकि उसे पता था कि उनकी सिचुएशन पूरी क्लियर हो चुकी है। सैम मुस्कुराते हुए अपने मन के अंदर कहता है, रूहो
तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब मैं इस चीज को जल्दी से खत्म कर दूंगा, इस आग में पेट्रोल डालकर। सैम अब चिल्लाते हुए गुस्से में कहता है, मैडम सू, मैं और रुओ पूरे दिन इस चीज के लिए काम कर रहे थे और हम भी इस चीज से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। सैम को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर रुओ हैरान हो जाती है कि भाई इसको क्या हो गया, एंड वो अपने मन के अंदर कहती है, आखिर सैम अचानक से इतना गुस्सा क्यों हो रहा है। रुको, रुओ को समझ में आता है कि सैम एक्चुअल में गुस्सा नहीं है, वो बस इस चीज को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहता है और इस चीज में रुओ को भी उसकी मदद करनी चाहिए। इस चीज को सोचते हुए रुओ सैम से कहती है, आखिर तुम ये क्या कह रहे हो डियर, यिंग मेरी दोस्त है, इसीलिए तुम ये मत कहो। सैम ये सुनकर कहता है, क्या तुम अभी भी इस चीज से थकी नहीं हो? तुमने मिस सू की मदद की, वो भी इस डर में आकर कि मिस सू खुद को कुछ कर ना ले, लेकिन इतनी ज्यादा चिंता और केयर करने के बाद भी तुम्हें क्या मिला? उन्होंने तो तुम्हें इस चीज के लिए शुक्रिया भी नहीं कहा। रुओ, मुझे सच में तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा फील होता है। रुओ ये सुनकर सैम के क्लोज आ जाती है एंड वो सैम को शांत रहने के लिए कहती है एंड उसे किस कर उसे कहती है कि इस चीज को बस उसके लिए करो। यिंग उसकी दोस्त है और इसीलिए वो इस चीज के बारे में आर्ग्यू नहीं करेगी और ना ही अपसेट होगी। इन दोनों की इस खतरनाक एक्टिंग को देखकर यिंग भी शॉक्ड होती है एंड वो अपने मन के अंदर कहती है कि अगर उसे इस चीज के बारे में पता नहीं होता कि ये दोनों एक्टिंग कर रहे हैं तो उसे भी सच में इस चीज के बारे में पता नहीं चलता कि ये एक्टिंग है या असलियत। इस सभी ड्रामा के हो जाने के बाद मैडम सू भी अब सोचने लगती हैं कि शायद उन्हें सच में रुओ को शुक्रिया कहना चाहिए एंड इस चीज को सोचते हुए मैडम सू रुओ को अब शुक्रिया कहती हैं। शुक्रिया कहने के बाद मैडम सू को अपनी गलती रियलाइज भी होती है, जिसके बाद वो यिंग से कहती है, यिंग, मदर होने के नाते मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती, इसीलिए मैंने इस चीज के बारे में सोच लिया है। अब से तुम कुछ चीजें खुद कर सकती हो। ये सच में तुम्हारे लिए काफी ज्यादा लकी बात है कि तुम एंड रुओ एक दूसरे के दोस्त हो। मैडम सू की बात सुनने के बाद रुओ भी यिंग की तारीफ करती है एंड ये कहती है कि सभी लोग यिंग को पसंद करते हैं। ये सुनकर मैडम सू अब अपनी जगह से खड़ी हो जाती हैं एंड वो कहती हैं कि उन्हें काफी ज्यादा देरी हो रही है, इसीलिए अब वो मिस ली को और ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यही नहीं, मैडम सू ये भी कहते हैं कि वो यिंग पर अब और ज्यादा दबाव नहीं डालेंगे और वो उसके साथ ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे। जाते हुए मैडम सू यिंग को आज के पूरे दिन के लिए सैम एंड रुओ के साथ ही छोड़ देते हैं एंड कल सुबह यिंग को घर वापस लौटने के लिए कहते हैं। इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। इस सिचुएशन के खत्म होने के बाद सैम कहता है, मिशन सक्सेसफुल रहा, प्लान का पहला स्टेज यहीं पर खत्म होता है। कुछ समय बाद रुओ खिड़की के पास जाती है एंड अब वो मैडम सू को अपनी कार से जाता हुआ देखती हैं, जिसके बाद वो यिंग से कहती हैं, तुम्हारी मदर यहाँ से जा चुकी हैं और तो और उन्होंने तुम्हारे पीछे कोई बॉडीगार्ड्स या इनसाइडर्स को भी नहीं छोड़ा है। यिंग इस चीज से काफी ज्यादा खुश होती है एंड वो सैम के गले लग जाती है। यिंग अब सैम से पूछती है, क्या आप अभी सच में गुस्सा हो गए थे? आप काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहे थे। सैम ये सुनकर कहता है, क्या तुम पागल हो? मैं सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। उन दोनों को ऐसा करता हुआ देखकर रुओ उन दोनों को रुकने के लिए कहती है, जिसके बाद सैम अपना फोन बाहर निकालता है एंड कहता है, ठीक है, अब समय आ चुका है बिजनेस का, पहले मुझे किसे कॉल करना चाहिए? सैम के हाथ में फोन देखकर रुओ उसके हाथ को पकड़ लेती है एंड उसे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो सैम, अब चीजों के साथ और ज्यादा पंगे मत लो। सैम रुओ से कहता है, क्या मैंने ऐसा कहा कि मैं और प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला हूँ? रुओ सैम से कहती है, क्या तुम अब खेलना बंद कर सकते हो? सब चीजें अभी ठीक हैं। मैडम सू जो है वो अब तुम्हारे अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेंगी, इसीलिए तुम फ्यूचर में यिंग से मिल सकते हो। अब आखिर तुम्हें और क्या चाहिए? सैम यिंग की तरफ देखता है जो कि काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। सैम यिंग को कहता है, यिंग, क्या तुम सीक्रेटली फ्यूचर में मिलना चाहती हो? ऐसा लग रहा है कि हम लोगों का अफेयर चल रहा है। क्या तुम्हें चीजें ऐसी पसंद है? क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी ऐसी चीजें नहीं पसंद, अगर तुम मुझे फॉलो कर रही हो। सैम अब यिंग को अपनी ट्रू फीलिंग्स बताता है कि कैसे वो लव एंड फैमिली के बीच में फोर्स नहीं होना चाहता। सैम की ये बात यिंग को तो पसंद आती है, लेकिन रुओ को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि रुओ को पता होता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो सैम एंड यिंग काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे। सैम अब यिंग के कंधे पर हाथ मारता है एंड उसे कहता है, यिंग, मेरी बात सुनो, अभी मैं एक कॉल करने वाला हूँ, उसके बाद मैं और ज़्यादा दूसरे लोगों को भी कांटेक्ट करूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम सू फैमिली पर राज करो और उनकी पावर को खुद हथियाओ। मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम अपनी फैमिली की कंपनी जिनफू के जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सीईओ बनो, ना केवल कंपनी लेकिन घर पर भी तुम्हें राज करना होगा। अगर तुम ऐसा कर लेती हो तो तुम्हारी मदर जो है वो तुम्हें आगे और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएगी और वो समझ जाएगी वो तुम जैसे पावरफुल व्यक्ति से बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकती और वो ना ही तुम्हें कंट्रोल कर सकती हैं। जहाँ तक तुम्हारे फादर की बात आती है तो तुम्हारे फादर इस चीज़ को जानकर और ज़्यादा खुश होंगे। सैम यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से यिंग को मैनिपुलेट कर देता है। यिंग को शांत देखकर सैम उसे फोर्स करता है कि उसे इस चीज़ का आंसर देना होगा। क्या वो ये चाहती है कि वो अपनी फैमिली की पावर हथिया ले?
और अपनी फैमिली पर राज करें। यिंग घबरा रही होती है, लेकिन सैम के थोड़े से और फोर्स करने के बाद यिंग फाइनली डिसीजन ले लेती है कि वो अपने फैमिली की CEO ज़रूर बनेगी। यिंग के इस चीज़ को कंफर्म करते ही सैम एक आदमी को कॉल करता है एंड अब वो यिंग से कहता है, तो ठीक है, मैं अब इस चीज़ को शुरू करूँगा।